बच्चों, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री की हम 11.3 का 1 पॉइंट फॉर्म कर चुके हैं, 2 पॉइंट फॉर्म कर चुके हैं, 3 पॉइंट फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारी अगली टाइप है। आज का हमारा पहला टॉपिक इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब पहले ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती कैसी है वो देखें। इंटरसेप्ट के नाम से याद आ गया होगा, प्लस वन क्लास में भी इंटरसेप्ट आपने कुछ पढ़ा था। एक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसमें आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई गई थी कुछ इस तरह से, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन में दो कोऑर्डिनेट्स होते थे, दो एक्सिस होती थी, x एक्सिस और y एक्सिस। तो x का इंटरसेप्ट a और y का इंटरसेप्ट b। अब हम क्या कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, वो आप लर्न करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन निचोड़ है वो ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, पेपर में साफ सुथरे शब्दों में इंटरसेप्ट वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में, तो जब इंटरसेप्ट वर्ड यूज होगा तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक, देखिए बोर्ड पे, ये हमारी तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है a, 0, 0। वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0, b और 0। जेड एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0, 0, c। ऐसे ही है, एक्स एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, एक्स का पॉइंट मिलेगा, वाई और जेड तो जीरो ही होगा। वाई एक्सिस पे वाई का मिलेगा, एक्स वाई जेड, तो एक्स और जेड जीरो। जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो, तो जेड एक्सिस का मिलेगा। हमें इन तीनों पॉइंट्स से बनने वाले प्लेन की इक्वेशन पता करनी है। देख गया जी, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर जो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो ये थ्री पॉइंट फॉर्म नहीं होगी। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने थ्री पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी। तो थ्री पॉइंट फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते थे? आपके पास पॉइंट्स हो चुके हैं, एक पॉइंट आपके पास हो गया a, 0, 0। एक पॉइंट आपके पास b हो गया, 0, b 0। एक आपके पास c हो गया, 0, 0, c। और जब थ्री पॉइंट फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाते थे तो वो कैसे होता था? फॉर्मूला याद है आप लोगों को, x माइनस x1, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और फिर यहां पर क्या होता था, x2 माइनस x1, 0 माइनस a, तो माइनस a लिख लेते हैं। b माइनस 0, b लिख लिया। 0 माइनस 0, 0 लिख लिया। फिर यहां पर क्या होता था, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो x3 आपका क्या है, 0, 0 माइनस a आ गया, 0 माइनस 0, 0 आ गया, c माइनस 0, c आ गया। अब ये जो y माइनस 0 है, इट मींस y, एंड z माइनस 0 मींस z इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बन कैसे रही है। ये बनाना पेपर में नहीं आने वाला, आपको तो वो फॉर्मूला याद रखना है। बस फॉर्मूला पता लग रहा है आपको ड्राइव कैसे हो रही है। ठीक है, और थ्री पॉइंट फॉर्म आपकी साथ में रिवाइज हो रही है। तो डिटर्मिनेंट्स निकालिए इसके, डिटर्मिनेंट निकाले तो x माइनस ए बाहर, किसके अलोंग एक्सपेंड, b इंटू सी, बी सी, 0 इंटू 0, 0 छोड़ दें। फिर उसके बाद क्या आ गया, माइनस वाई। जब माइनस वाई आया, c को माइनस ए से किया तो माइनस ए सी, माइनस ए को 0 से किया तो 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। फिर प्लस z आ गया, 0 को माइनस ए से किया तो 0, फिर साइन माइनस का, माइनस ए बी को b से किया तो प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कराओ, x को bc से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना, ये बना bc x माइनस ए बी सी, माइनस माइनस कैंसल, प्लस ए सी वाई, और ये हो गया प्लस ए बी जेड इक्वल्स टू 0। इतना डन। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल्स टू 1 होता है, अभी लिखा भी था हमने। ठीक है, 2D में बात करें, 3D में बात करें, इक्वल टू 1 होता है। एक्स वाई वाला इधर रहने दो, ये विदाउट एक्स वाई वाला है, इसको परली तरफ ले जाइए। ठीक, मनीष दिख रहा है क्या प्रॉपर? तो ये हमारे पास बन गया बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी।
दोनों तरफ डिवाइड कर दो ए बी सी से, ए बी सी से इधर भी डिवाइड, ए बी सी से डिवाइड कर दिया, बीसी से बीसी एक्स अपॉन ए सी से ए सी वाई अपॉन बी, और ए बी से ए बी कैंसल तो प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एबीसी कैंसिल इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला है? ये इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये याद रखो ना रखो, मेन चीज ये है, बस ये याद रखनी है आपने। ठीक है, इसके 3-4 क्वेश्चन करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई कैसे करनी है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर 2, 3, 4। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता करनी है, टॉपिक ही हमारा प्लेन का चल रहा है, लाइन की बात तुम खत्म कर चुके हैं। अब इस वर्ड को ध्यान दो, क्या दिया हुआ? इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करने के लिए बोल दिया गया, और आपको बोला गया इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर 2, 3, 4। एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट दे दिया आपको, ये ए बी सी ही आपके इंटरसेप्ट हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन, इंटरसेप्ट क्या हुए हमारे? इंटरसेप्ट हमारा हो गया एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, और ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, और जेड एक्सिस पे सी इज इक्वल टू 4। ये हमारे इंटरसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है हमारे पास? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अब इस ए बी सी की जगह पे क्या भरना है? इंटरसेप्ट भर देने बस हमने, तो इंटरसेप्ट भरे हमने, तो क्या बनाइए? एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यहां पे नहीं छोड़ना, प्रॉपर प्लेन की इक्वेशन बनानी है। जब प्लेन का लेक्चर स्टार्ट किया था हमने, तो आपको वेक्टर फॉर्म में बताया था प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, r डॉट n इज इक्वल टू के, और कार्टेशियन फॉर्म में भी बताया था प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है जी, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये समथिंग कांस्टेंट जो k है, तो यहाँ पर k ही लिख दो, ये बताया गया था। ऐसी प्रॉपर फॉर्म बनाइए। अगर ऐसी फॉर्म बनानी तो इससे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। चलिए यहां से एलसीएम ले लो पहले। 3 को x के साथ किया तो कितना हुआ? 3x। 2 को y से किया तो 2y डिवाइडेड बाय 3 2 का 6 प्लस z बाय 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, आगे 6 से एलसीएम 4 से, 4 3 का 12x, 4 2 का 8y, 6z डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 12x प्लस 8y प्लस 6z इज इक्वल टू 24। इतना डन। अगर ये डिवाइड हो रही तो कर लो, किससे डिवाइड हो रही देखो जरा, 2 से डिवाइड हो रही सारी इक्वेशन। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, चलो यहां से मैंने 2 बाहर निकाला, ये कितना बचा? 6x, 2 4 का 8, 2 3 का 6 इज इक्वल टू 24। 2 ले गए हम राइट हैंड साइड पे, 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन तैयार हो गई। इतना डन। तो जब आपको इंटरसेप्ट दिए जाएं तो उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत सिंपल। यहां तक क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो इंटरसेप्ट दिए हुए थे हमें सारे के सारे। ठीक, इस तरह से दे दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन ही हमें पता करनी है। इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करने के लिए बोल दिया गया, और क्या बोला गया? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मतलब पिछली बार तो इंटरसेप्ट दिए थे 2 3 4, इस बार तो इंटरसेप्ट दिए नहीं, बस एक वर्ड लगा दिया उन्होंने। क्या वर्ड लगा दिया? कि जो एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है ना, वो इक्वल है। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? ए बी सी। अगर इंटरसेप्ट ही इक्वल बोल दिए
तो इसका मतलब इस सारे के नीचे या तो ए होगा या बी या सी, मतलब सेम इंटरसेप्ट होगा, अलग अलग इंटरसेप्ट नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन में हमने लेट कर लिया ए बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। हमने मान लिया कि ए हमारा इंटरसेप्ट है एक्सिस पे। अब अगर हमारा ए इंटरसेप्ट है एक्सिस पे, अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस दिए और एक पॉइंट दे दिया जिसमें से हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन पास कर रही है। पॉइंट हमारे पास है 1 2 और 3, ये एक पॉइंट दे दिया। पॉइंट दिया जाएगा जब इक्वल इंटरसेप्ट बोलेगा तो पॉइंट आपको जरूर दिया जाएगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि भाई हमारा इंटरसेप्ट जो है वो ए है, ए बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर? इक्वल इंटरसेप्ट बोला था सब पे ए ही आएगा। अब ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, बेस सेम था, ए परली तरफ ले गए। हमें इस ए की वैल्यू पता करनी है और इस ए की वैल्यू को यहीं पे भरना है। ठीक, अब ए की वैल्यू कैसे आएगी? उन्होंने इक्वेशन ऑफ प्लेन बोली, इक्वल इंटरसेप्ट बोला एक्सिस के ऊपर और एक पॉइंट दे दिया जिस पॉइंट में से हमारा प्लेन पास हो रहा है। किस पॉइंट में से पास हो रहा है? 1 2 और 3 में से पास हो रहा है। तो हमें पॉइंट दे दिया गया है 1 2 3, इसमें से हमारा प्लेन पास हो रहा है। तो इस एक्स वाई जेड की जगह पे क्या भर दोगे? 1 2 3। हमने यहाँ पर भरा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए। ए कितना आ गया बच्चों? 6। ए हमारे पास 6 हो गया। इस ए को यहाँ पे वापस भर दें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अगर आप बोलो सर इंटरसेप्ट फॉर्म ही चाहिए हमें, ऐसी फॉर्म ही चाहिए हमें, तो फिर क्या करोगे? इस तरफ क्या होता है? तो 6 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो बच्चों x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 प्लस जेड अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ठीक, मैंने आपको इंटरसेप्ट का फॉर्मूला समझाया, उसके 2 क्वेश्चन करवाए। एक क्वेश्चन ये था जिसमें आपको इंटरसेप्ट दिए जाएं, आप इक्वेशन पता करोगे। एक क्वेश्चन वो था उसमें इंटरसेप्ट के पॉइंट नहीं दिए, बस उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया? इक्वल इंटरसेप्ट होगा। अगर इक्वल इंटरसेप्ट होगा और प्लेन किसी पॉइंट में से पास कर रहा होगा तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से। इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन 3 आज का, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की ही इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। एक्सेस x एक्सेस कट एट 3 0 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता करनी है। x एक्सिस क्या कर रही है? कट कर रही है कहां पे? 3 0 0 पे कट कर रही है, एंड पैरेलल टू प्लेन y o z। अब यहां पर हम लिख देते हैं कौन सी इक्वेशन पता करनी है हमने प्लेन की? फाइंड इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो जहां पे इंटरसेप्ट वर्ड मिलेगा वहीं पे हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। फाइंड इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इंटरसेप्ट इक्वेशन पता करिए। एक्स एक्सिस कट हो रही किस पे? 3 0 0 के ऊपर, और जो प्लेन है वो पैरेलल टू किसके है? वाई ओ जेड के। अब अगर मैं यहां पर इस तरह से एक डायग्राम बना दूं, ये डायग्राम बनाई हमने, एक्स एक्सिस कहां पे कट हो रही है? 3 0 0 पे कट हो रही है। एक्स एक्सिस कट हो रही है 3 0 0 पे, यानी यहां पे। और जो हमारा प्लेन है, यानी ये जो हमें प्लेन की इक्वेशन पता करनी है, ये हमें जो प्लेन की इक्वेशन पता करनी है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है किसके? y और z के। y और z के क्या है? ये पैरेलल है। ठीक, तो सीधी सी बात, जब भी आपको एक्सिस की बात दिया जाएगा, भी एक्सिस कट हो रही है इस पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कट बोल दे या जेड एक्सिस पे कट बोल दे, तो अभी तो इन्होंने पैरेलल टू वाई और जेड बोल दिया, तो वाई और जेड के इंटरसेप्ट खत्म, वाई और जेड के इंटरसेप्ट नहीं होंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड तो होता ही 0 है। ठीक, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो कैसे बनेगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स का इंटरसेप्ट, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 3। एक्स का इंटरसेप्ट हो गया 3 इज इक्वल टू किसके? 1 के। इक्वेशन ऑफ प्लेन यही होती है ना हमारे पास। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आपकी बुक में मिलेंगे आपको इसके साथ के क्वेश्चन। देखो एक्स एक्सिस बोला था तो एक्स का इंटरसेप्ट बचा 3 लेके ऊपर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 3।
अगर एक्स एक्सिस की जगह पर मान लीजिए वाई एक्सिस बोल देता जी वाई एक्सिस पे कट हो रही है, वाई एक्सिस पे कट कर दी 0 4 0, वाई एक्सिस पे कट करने के लिए बोल देता, और पैरेलल बोल देता फिर किसके, एक्स ओ जेड प्लेन के, एक्स ओ जेड प्लेन के पैरेलल बोल देता। तो आप देखिए कि पॉइंट कौन सा मिला हुआ हमें, वाई का, यानी कहां पे कट होती है, वाई एक्सिस पे कट होती। अगर वाई एक्सिस पे कट होती तो इसका मतलब वाई का डिस्टेंस है सिर्फ हमारे पास ओरिजिन से, तो ये बनना था y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, डन। इसे नोट करिए, अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए कौन सा इसके साथ क्या करने वाले इंटरसेप्ट फॉर्म के। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी गई बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 12। फाइंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। चल बता कर की इंटरसेप्ट कैसे पता करेंगे, वो छुटकी उधर 1 होना चाहिए, तो मैं 1 ऐसे हटा के 2 हटा के 1 लिख दूं, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, सोल्यूशन तो डिवाइडेड बाय 12 कर दें, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 12 था, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया जाए, डिवाइडेड बाय 12। तो 2 से 12 कटा तो कितना बचा, x बाय 6 प्लस 3 से 12 कटा y बाय 4, 4 से 12 कटा प्लस z बाय माइनस 3, क्योंकि जब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन देखते हो तो z के आगे प्लस लेना, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाए तो हो जाए। ठीक है, तो 4 3 का 12, ये माइनस यहां से हटाया हमने, नीचे लगाया, ऊपर तो प्लस ही रहेगा, इक्वल टू क्या रह गया, इसको इसके साथ कंपेयर कर लोगे तो इंटरसेप्ट मिल जाएंगे 6 4 माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें इंटरसेप्ट दिए थे, इक्वेशन बनाई, और लास्ट इंटरसेप्ट का क्वेश्चन हमने किया जिसमें इक्वेशन दी थी, इंटरसेप्ट पता कर लिए। डन। तो इंटरसेप्ट की फॉर्म बच्चों हमारी हुई खत्म, इसके साथ के सब क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट फॉर्म बच्चों नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अगला टॉपिक देखिए, आज का सेकंड टॉपिक नॉर्मल फॉर्म। बस आपने हर एक वर्ड का ध्यान रखना है, पेपर में इंटरसेप्ट आया तो इंटरसेप्ट, अब पेपर में अगर वर्ड क्या यूज हो गया, नॉर्मल, तो फिर नॉर्मल फॉर्म है अब यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी, तो हमें बोला गया बच्चों फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन एंड perpendicular distance of plane to origin is given। देखो भाषा पर ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा, क्या लिखा है, मतलब नॉर्मल फॉर्म है आपके पास ये। ठीक है, अब नॉर्मल जो पढ़ रहा है वो कहां से, इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये ध्यान देना, प्लेन के ऊपर नॉर्मल तो बहुत सारी जगह से पढ़ सकता है, अभी बनाएंगे हम डायग्राम, समझाएंगे फिर आपको, पर ये स्पेशल है। जो नॉर्मल पढ़ रहा है ना प्लेन के ऊपर, वो नॉर्मल कहां से पढ़ रहा है, ओरिजिन से पढ़ रहा है। ओरिजिन से प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल पड़ेगा, और उस नॉर्मल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी ध्यान दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें दिया गया होगा। ठीक, समझिए। ये बच्चों हमने एक प्लेन बना लिया, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन, इस प्लेन पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट। क्लियर है, ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर पड़ा, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, प्लेन पे परपेंडिकुलर पड़ा, परपेंडिकुलर कहां से पड़ा, ओरिजिन से।
मैंने बोला ओरिजिन से पढ़ा, किसी फलाने ढमकाने पॉइंट से नहीं पढ़ा। अगर किसी पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो कंसेप्ट अलग है। अभी जो परपेंडिकुलर पढ़ रहा है वो कहां से पढ़ रहा है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर पढ़ रहा है इस प्लेन के ऊपर। और इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी हमें दे दिया। इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हमें कितना दे दिया? d। चेक करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू ओरिजिन इज गिवन। प्लेन से ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है कितना? d। और फिर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करनी है। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी हम पीछे टॉपिक करके आए हैं, जब प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लेट करना पड़ता है। 1 पॉइंट फॉर्म करी थी आपने, उसमें तो पॉइंट दिया ही हुआ था। जब आपने 2 पॉइंट फॉर्म करी, उसमें आपने एक पॉइंट लेट किया। ठीक, तो प्लेन के ऊपर हमें एक पॉइंट लेट करना पड़ता है। जब आपने 1 पॉइंट फॉर्म भी करी थी तब भी आपको पॉइंट दिया गया था और एक पॉइंट आपने लेट किया था। तो प्लेन के ऊपर ये एक पॉइंट मैंने लेट कर लिया r। ये O पॉइंट है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर पड़ रहा है प्लेन के ऊपर। ये P पॉइंट है, प्लेन का पॉइंट P, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ O और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मैंने लेट कर लिया R। इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x, y और z। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इतना डन। अब मैं इस O को इस R के साथ ज्वाइन करवा देता हूं। इस O को मैंने अगर इस R के साथ ज्वाइन करवाया, पहले सारी चीजें मेंशन कर ले, है क्या क्या हमारे पास? हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये नॉर्मल है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी वेक्टर n हमारे पास है। वेक्टर n हमारे पास OP, O से P हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर n। नॉर्मल है तो नॉर्मल की इक्वेशन को वेक्टर n से रिप्रेजेंट करवाते थे। और हमारे पास PR हमें पता करना है। OR, O से लेकर R, अगर मैं OR की बात करता हूं तो R, O से R में से O के पॉइंट्स को माइनस करिए, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, यानी ये बन गया मेरे पास xi प्लस yj प्लस zk। ये 2 पॉइंट हैं। ये भी फॉर्मूला मैं ड्राइव करके दे रहा हूं आपको, पर आपको ये पूरा फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कंक्लूजन निकलेगा वो याद रखना है। ठीक, +1 क्लास में ट्रायंगल लॉ पढ़ा सबने? ट्रायंगल लॉ, ये रिजल्टेंट साइड है। जो रिजल्टेंट साइड होती है वो इन 2 साइड्स का सम होती है, परपेंडिकुलर और ये जो आपका बेस है इसका सम होती है। इट मींस जो मेरा OR है, वेक्टर OR, वो किसके इक्वल? वेक्टर OR इज इक्वल टू OP प्लस O से P प्लस P से R। इतना डन। यहां से अगर मैं PR की वैल्यू निकालता हूं तो PR की वैल्यू क्या होगी? PR की वैल्यू OR माइनस OP। इतना डन, यहां तक क्लियर। अब ये देखिए कि भाई ये जो PR है ये OP के ऊपर क्या है? देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर, यानी PR जो मेरा है वो परपेंडिकुलर है OP के ऊपर। अगर PR परपेंडिकुलर है OP के ऊपर तो आपको पढ़ाया गया था जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं या 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? दिस डॉट दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस PR का मैं डॉट करूंगा किसके साथ? OP के साथ, वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ये जो PR आपको दिख रहा है, इस PR की एक वैल्यू निकाली हमने। क्या वैल्यू है PR की? OR माइनस OP, इसका डॉट किसके साथ? OP के साथ, किसके इक्वल? 0 के इक्वल। अब जो वैल्यूज है वो भरो, देखो कौन कौन सी वैल्यू आपके पास। OP किसके इक्वल है? वेक्टर n के इक्वल, यानी OP की जगह पे तो मैं वेक्टर n भर दूंगा। और जो हमारा R है, R यानी ये क्या हुआ हमारा? OR, वेक्टर R किसके इक्वल? OR के। ठीक, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि जो आपका OR वेक्टर है वो तो आपका वेक्टर R ही है। O से R वेक्टर R, ये वैल्यू रही हमारे पास। तो OR की जगह पे हमारे पास आ गया वेक्टर R माइनस OP की जगह पे क्या आ गया मेरे पास? वेक्टर N। ठीक है, डॉट OP की जगह पे क्या आ गया मेरे पास? वेक्टर N डॉट इज इक्वल टू 0। इतना डन। अब यहां पर ध्यान दें, हमें इस वेक्टर n की वैल्यू चाहिए, वेक्टर n यानी इस नॉर्मल की वैल्यू चाहिए। अब वेक्टर n किसके इक्वल होता है? ये वेक्टर के रूल्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। जब कोई यूनिट वेक्टर निकालना होता है, जब कोई यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो वो कैसे निकाला जाता है? यानी यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो उस वेक्टर को ही डिवाइड किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ।
यानी अगर मैं यहाँ पर वेक्टर एन की बात कर रहा हूं तो वो किसके इक्वल हुआ, एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन। इतना डन बच्चों, ये फिजिक्स में भी फॉर्मूला पढ़ते हो आप, +1 क्लास में पढ़ाया गया था, +2 में पढ़ा आपने फिजिक्स में फॉर्मूला, और +2 के वेक्टर में तो पूरा फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है। वेक्टर में यूनिट कैप जो होता है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के क्वेश्चन होते थे आपके पास। यूनिट कैप निकालना है तो वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, और अब आपके पास वेक्टर एन फाइंड आउट करना है तो जो डिवाइड वाला था वो कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो वो मैग्नीट्यूड यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो वो तो डी के इक्वल ही हो जाएगा। इट मींस इसकी जगह पर क्या भरा जा सकता है, जो डी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एन के बराबर ही है। इसकी जगह पे हमने भर दिया एन कैप इंटू डी। अब ये मेरे पास वेक्टर एन की वैल्यू आई, इस वेक्टर एन की वैल्यू को मैं यहां पे भर रहा हूं, ये बन गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर एन कैप एन के माइनस एन कैप डी डॉट वेक्टर एन, दैट इज एन कैप डी इज इक्वल टू 0। इसको डॉट करिए इससे, आर कैप डॉट एन कैप, देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, डी चले जाएगा डिवाइड में, डी की स्टोरी तो खत्म है। बचा क्या हमारे पास, एन कैप रह जाएगा, एन कैप इससे भी डॉट होगा और एन कैप इससे भी डॉट होगा। एन कैप को इससे डॉट किया माइनस एन कैप को एन कैप से डॉट किया तो एन कैप की क्या होगी, स्क्वायर, और साथ में आ रहा है डी इज इक्वल टू 0। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करोगे, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आर कैप डॉट एन कैप यूनिट वेक्टर का स्क्वायर किया तो 1, बचा क्या हमारे पास माइनस डी इक्वल टू 0, आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये हमारी वेक्टर फॉर्म बन गई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जो प्लेन की पहले इक्वेशन निकालते थे उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है, वो जो प्लेन की पहले आपने स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी देखो। आप यहाँ पे के लिख लो, हमें कोई इतराज नहीं है, के इज अ कांस्टेंट, डी इज आल्सो कांस्टेंट। हाँ जी, वहां पर, हाँ वहां पे कैप की जगह पे वेक्टर होता था, ठीक है जी, वहां पर वेक्टर था और यहाँ पर क्या आ गया, कैप। ठीक, अभी हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या चीज है, क्या डिफरेंस है। तो ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म बन गई। अब हमें बनानी है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखिए क्या है, ये जो एन कैप है ना, ये एन कैप का मतलब है बच्चों एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एम एन, यानी बेटा ये डायरेक्शन कोसाइन है सारे के सारे। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। एन कैप में डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे आपको, और वो एन वेक्टर होता था। एन वेक्टर मींस ए बी सी, वो क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो। एन वेक्टर मींस डायरेक्शन रेशियो, एन कैप मींस डायरेक्शन कोसाइन। इतनी चीज क्लियर। तो फिर इस अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या कन्वर्ट होगा वो देखिए। आर की जगह पे क्या लिखोगे, आर की जगह पे आप लिख दोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन की जगह पे क्या लिखोगे, एन कैप है, एन कैप की जगह पे आप लिखोगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू डी। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट, आई का कोफिशिएंट आई से, जे का जे से और के का के से, तो क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन बन गई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन गई, कार्टेशियन फॉर्म। और आपके एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है जी। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हमने बोर्ड के ऊपर ड्राइव किया। हमें चाहिए क्या इस पूरे फॉर्मूले में से, एक वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला चाहिए और एक कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला चाहिए। हमें सिर्फ ये दो चीजें चाहिए। अब आप इन दो चीजों को लर्न करो। जिसको ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा काम था करवाना, हमने करवा दिया। फॉर्मूले दो लर्न करो, क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे किए जाएंगे वो सिखा देते हैं आपको अच्छी तरह से। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। फाइंड करनी है हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करनी है। नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन एंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन।
इज गिवन। ये हमारा टॉपिक है जो हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया। और क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने? जब नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन होगा तो आपका फॉर्मूला वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला हो गया कार्टेशियन फॉर्म का। ये दो फॉर्मूले। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलाज को हमने कैसे अप्लाई करना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस वर्ड को भूलना नहीं। डिस्टेंस कहां से दिया जा रहा है? ओरिजिन से डिस्टेंस दिया जा रहा है। डिस्टेंस ओरिजिन से दे दिया आपको 4 यूनिट। ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया 4 यूनिट एंड नॉर्मल आपको दे दिया, नॉर्मल आपको दे दिया 2i प्लस 3j प्लस k। आपको ओरिजिन से डिस्टेंस मिल चुका है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल चुकी है। यानी इसके सॉल्यूशन में अगर डायग्राम बनाकर समझाएं तो कुछ देखिए इस तरह से। ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपको मिल चुका है। कितना डिस्टेंस है ये? डी कितना आपका? डी आई आपका है 4 यूनिट। डी आपका 4 यूनिट। और ये जो आपके पास प्लेन है, इस प्लेन में नॉर्मल की इक्वेशन, इस प्लेन में नॉर्मल की इक्वेशन दे दी गई है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है हमारे पास? नॉर्मल की इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? वेक्टर एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल की इक्वेशन को। और वो क्या दे दी हमें? वो हमें दे दी गई 2i प्लस 3j प्लस k। नॉर्मल की इक्वेशन दे दी और साथ में हमें डिस्टेंस दे दिया d। इतना डन। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? वो कहते हैं r है, n है, d है, भरो आंसर आ जाएगा। नहीं, हाँ, वो नॉर्मल की इक्वेशन है, वेक्टर n है वो। हमें क्या चाहिए? हमें n कैप चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दोबारा देख लीजिए। जब मैं वेक्टर n की बात करता हूं तो वो मेरे पास होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ए बी सी क्या है? ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। और जब मैं n कैप की बात करता हूं तो वो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है जी, एल एम एन क्या है हमारे पास? एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। इतना डन। अभी पहचान करना भी बताएंगे आपको कि कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, उनकी भी बात करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद है आपको? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। आप इसका स्क्वायर करके प्लस करके देखो 1 आता है। 2 2 का, 3 3 का, और 1 का 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। क्या 1 आया? 1 तो आया नहीं। स्क्वायर करके मैं प्लस कर रहा हूँ, 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन कोसाइन होते तो स्क्वायर करके जब मैं प्लस करता तो आंसर क्या आ जाता? 1 आ जाता। ठीक है, ये समझाया आपको, पीछे पढ़ा आपने, सिर्फ याद दिलाने के लिए। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिए। डी कितना हमारे पास? 4 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दे दिया गया 4 यूनिट्स। और एन कैप हमें कितना दिया? एन कैप हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस k। इतना डन। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेक्टर r को डॉट करना होता है किसके साथ? एन कैप के साथ। हमें क्या दिया हुआ है? वेक्टर एन दिया। हमें पहले क्या निकालना है? एन कैप। अब एन कैप कैसे निकाला जाएगा? एन कैप निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर एन डिवाइडेड बाय वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। ये हमने जब फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने तब भी लिखा था ये। तो पहले आपको वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर 2 2 का 4, 3 3 का 9, और यहाँ पर क्या हो गया? 1। इतना डन। तो ये हमारे पास कितना हो गया? रूट 14, 9 10 10 4 14। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। वेक्टर आर डॉट क्या लिखा हुआ है? एन कैप। एन कैप की डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। वेक्टर एन, वेक्टर एन हमारे पास क्या है? 2i प्लस 3j प्लस k कैप। डिवाइड किससे करोगे? रूट 14 से। हर एक को रूट 14 से डिवाइड कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये l है, ये m है और ये n है।
और मैंने बोला था जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, अगर उनका स्क्वायर करके सम करो तो क्या आना चाहिए, अब चेक कर लो, आ जाएगा ना। 4 2 2 का 4, 3 3 का 9, 1 1 का 1, तो टोटल कितना हो गया 14। और नीचे जब स्क्वायर करोगे बेस सेम है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो 14 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा 1 आ रहा है। अगर आपने पता करना हो कि ये जो दिया हुआ है ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप पता लग गया आप लोगों को कैसे पता कर सकते हो, स्क्वायर करके सम करके देख लो। अगर 1 बन गया तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट यूज करो, नहीं 1 बन रहा है तो फिर पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालिए और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए। बस अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू भरो, वेक्टर आर एज इट इज, एन कैप की जगह पे क्या भरोगे, एन कैप की जगह पे 2i अपॉन रूट 14 प्लस 3j अपॉन रूट 14 प्लस k अपॉन रूट 14, इतना डन, यहां तक क्लियर बच्चों। इज इक्वल टू परली तरफ क्या दे दिया वो देखिए, ठीक है, हमें d दिया हुआ है, d कितना हमारे पास 4, तो डॉट डॉट इक्वल टू d हमारे पास कितना है 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ था 4 यूनिट, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे 4 भर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे हमने 4 भर दिया, वेक्टर आर हमने एज इट इज लिख लिया, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी थी एन कैप की, और वो हमें नॉर्मल से हमने एन कैप की वैल्यू निकाल ली, एन कैप की वैल्यू निकालकर फॉर्मूले में भरनी थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई, कहां से, ओरिजिन से, इतना डन। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, इसको बदलना हमने कार्टेशियन में, कैसे बदलेंगे पीछे सीखा आपने, आई जे के की जगह पे क्या डाल दीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये आपके पास साथ में एल भी आएगा, आर भी है हमारे पास, ठीक, ये वेक्टर आर क्या हो जाएगा, अभी पीछे बदल के दिखाया था, वेक्टर आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर की जगह पे ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आई जे के की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास एल एम एन, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2l रूट 14 प्लस 3m रूट 14 प्लस एल एम एन रूट 14, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ही बदल लो, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 14 x प्लस 3 रूट 14 y प्लस z रूट 14 इक्वल टू 4, आई जे के की जगह पे एक्स वाई जेड भरिए, आपकी कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो जाएगी। रूट 14 डिवाइड में कहाँ ले जाएंगे, इक्वल्स टू के परली तरफ ले जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। इसे नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही दे दी इस बार आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी, वेक्टर आर 2i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 4 रूट 6, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दे दी, पता क्या करने के लिए बोला गया, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या निकालना है इस बार, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल की इक्वेशन दी, और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल दिया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बोल दिया, इस बार उल्टा नहीं हो गया, इस बार क्या दे दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही दे दी, और कहते क्या निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, देखो जी मैं वर्ड स्पेशल साथ में यूज कर रहा हूं, ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ओरिजिन से, ओरिजिन ना होता तो फॉर्मूला बदल जाता, वो करेंगे हम आगे। अब कैसे करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म दिख रही है, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है d, तो कंपेयर करोगे तो आंसर मिल जाएगा, d कितना है, बस कंपेयर किया और आंसर मिल गया, है ना, सब बच्चे यही करते हैं, नहीं आपने किया अभी, ठीक, देखिए भाई ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, पहले आपको कंफर्म करना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर तो है तो फिर तो d लिख दो, पहले अगर नहीं है तो फिर आपको d निकालना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा ना बोल दिया फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की शक्ल देखी और आंसर बोल दिया, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है r कैप डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये आपका फॉर्मूला है, बच्चे इसके साथ कंपेयर कर रहे थे, यानी r डॉट 2i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 4 रूट 6, वो कहते हैं ये r होगा, ये
ये क्या होगा, ये एन कैप होगा। अब मुझे बताओ क्या ये एन कैप है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि पहले श्योर हो जाओ ये एन कैप है या एन वेक्टर है। अगर तो ये एन वेक्टर है तो इन सबका स्क्वायर करके प्लस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आ रहा है 1? देखो जरा 6 आ रहा है, मतलब ये एन कैप नहीं है। जब तक यहां पर एन कैप नहीं आएगा तब तक उधर वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा तब गिना जाएगा जब इधर क्या हो, यूनिट कैप। अगर यूनिट कैप है तो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यूनिट कैप नहीं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो ये जो था ये यूनिट कैप नहीं है, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है आपकी, यानी नॉर्मल की इक्वेशन है ये। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है आपके पास, 2y प्लस जे प्लस के कैप। पहले आप इसको यूनिट कैप बनाओ, जब इधर यूनिट कैप बनाओगे ऑटोमेटिक ही उधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, चलो यूनिट कैप बनाते हैं इसे। अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा कैसे बनाना यूनिट कैप हमने इसको। जब हम यूनिट कैप बनाना चाहते हैं तो वेक्टर एन को डिवाइड करना होता है वेक्टर एन के मैग्नीट्यूड के साथ। तो बच्चों ठीक है, ऊपर डाल दिया। चलो ऐसे करते हैं, हम अकेला मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। अकेला मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 2 का 4, 1 प्लस 1, तो मैग्नीट्यूड क्या बना हमारे पास, √6। इतना डन। इस पूरी इक्वेशन 1 को √6 से डिवाइड कर दो। जब आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे √6 से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय √6 से डिवाइड करिए तो ये आ गया आर कैप डॉट 2y अपॉन √6 प्लस j अपॉन √6 प्लस k अपॉन √6 इज इक्वल टू 4√6 डिवाइडेड बाय √6, √6 वेक्टर r इज इक्वल वेक्टर r डॉट 2y अपॉन √6 प्लस j अपॉन √6 प्लस k अपॉन √6 इज इक्वल टू 4। अब मैं बोलूंगा कि ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि ये फॉर्म r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d बन चुकी है। अगर ये n कैप है तो ये l है, ये m है और ये n है। इनका स्क्वायर करके प्लस करके देख लो 1 आ जाएगा। 2 2 का 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, नीचे स्क्वायर रूट, अंडर से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 6/6, तो ये आपका 1 आ गया। ये बन गया आपके डायरेक्शन कोसाइन। और यहां पर क्या दिए हुए थे, डायरेक्शन रेशियो। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब होगा जब यहां पर डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, अभी डायरेक्शन कोसाइन है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 4। इतना डन। अगर इसी से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म बनानी हो तो बन जाएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड ओवर में √6। डन। चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म आप बना लोगे, इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दे दी बच्चों x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इतना डन। प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए -4 लिख लेते हैं। -4 इक्वल्स टू 0। हमें पता करना है, फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है कहां से, फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से और साथ में क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। इतना डन। सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन क्या दी गई हमें, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -4, उधर अगर क्या हो गया +4। अब जब वेक्टर फॉर्म दी जाती थी तो वेक्टर फॉर्म के साथ कंपेयर करते थे। अब कौन सी फॉर्म दी गई देखिए जरा ध्यान से, कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। तो अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो इसको इसके साथ कंपेयर करके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल टू डी। यहां पर देखिए इक्वल टू, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी, कार्टेशियन फॉर्म दी, ये रही कार्टेशियन फॉर्म, कंपेयर करो डी निकाल लो, डी तो मिल जाएगा। क्या सही है, देखिए देखिए शाबाश, ध्यान से देखिए, सही है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, जोर से बोलिए, जोर से सुनना चाहिए।
सर ये डायरेक्शन रेशो है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब होगा जब यहां पर क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो ज्यादा क्या सोचना, इसका स्क्वायर करके सम करके देख लो, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये डायरेक्शन रेशो है। हमें पहले क्या बनाने हैं, डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं पहले हमें, ठीक। तो बच्चों वेक्टर एन, वेक्टर एन दे दिया, अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन रेशियो मींस किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, नॉर्मल के। वेक्टर एन कितना हमारे पास, 1i प्लस 2j प्लस 3k, डन। वेक्टर एन दे दिया आपको, ये ए बी सी है, हमें क्या बनाना है पहले, एल एम एन बनाना है। अब एन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 1 10, 10 4 14, कितना हो गया, √14, इतना डन। अब इस इक्वेशन 1 को √14 से ही डिवाइड कर दो। जब इस इक्वेशन 1 को मैं √14 से डिवाइड करता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय √14, √14 से डिवाइड किया तो बना 1/√14 प्लस 2/√14 प्लस 3/√14, साथ में आ गया z इज इक्वल टू 4/√14, इतना डन। अब करिए कंपेयर इसके साथ, ये आपका L है, ये आपका M है और ये आपका N है। अगर आपको लगता है कि सर LMN कैसे कैसे हो जाएगा LMN, तो इनका स्क्वायर करके सम करके देख लो, 1 बन जाएगा। 1/√14 स्क्वायर करोगे, 1 1 का 1, 2 2 का 4, 3 3 का 9, 9 10 4 14, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 14/14 कैंसिल, बचा गया 1। तो ये आपका, हमें पता क्या करने के लिए बोला गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी d, वो कितना हो गया, 4/√14। और एक चीज बोली गई थी, तो ये है ना डायरेक्शन कोसाइन, तो आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास हो गए 1/√14, 2/√14 और 3/√14, इतना डन। तो दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए हमने, वेक्टर फॉर्म के भी कर लिए और कार्टेशियन फॉर्म के भी कर लिए। अगर नॉर्मल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाता है तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी होती है। यदि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी गई वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पता करना होता है और डायरेक्शन कोसाइन पता करने होते हैं। इससे पिछला हमने वेक्टर का करा, ये हमने कार्टेशियन का कर दिया। इसको ही वेक्टर में बदला जा सकता है, अगर इसको वेक्टर में बदलना होता, हाँ जी, इसको वेक्टर में बदलना होता तो क्या लिखते, आर डॉट वेक्टर, साथ में आई जे के डाल दीजिए एक्स वाई जेड की जगह पे। जब आप आई जे के डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, i/√14 प्लस j/√14, 2j/√14 प्लस 3k/√14 इज इक्वल टू 4/√14। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन फॉर्म दी है कि वेक्टर फॉर्म दी है। वेक्टर दी तो वेक्टर में आंसर दे दिया था, वेक्टर को कार्टेशियन में बदल लो। कार्टेशियन दी तो कार्टेशियन में आंसर दिया हमने, और इस कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम ओरिजिन खत्म हुई, इतना डन। नोट करिए, अगला टॉपिक करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का थर्ड टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एक ही बार में दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं। दो प्लेन्स के बीच में एंगल, अगर आपको वेक्टर फॉर्म दी जाए प्लेन्स में, यानी वेक्टर आर डॉट n1 इज इक्वल टू k1, वेक्टर आर डॉट n2 इज इक्वल टू k2। अगर वेक्टर फॉर्म होगी, दो प्लेन्स दिए जाएंगे, तो ये पहले प्लेन की इक्वेशन और ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन, यही होती है ना प्लेन की इक्वेशन, ठीक। तो दो प्लेन्स में जब हमने एंगल निकालना है तो कॉस थीटा के साथ निकालना है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n1 डॉट n2 उसका मॉड डिवाइडेड बाय n1 का मॉड और n2 का मॉड, ठीक है बेटा। पता क्या, अगर आपका n1 डॉट n2 नेगेटिव आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अगर n1 डॉट n2 नेगेटिव आया तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर ऊपर नहीं तो हो सकता है बुक में सारे का ही मॉड दे दिया जाए, ये चेक करो, ठीक। मतलब मॉड तो लेना है हमने, ठीक। बिटवीन टू प्लेन्स, इधर ध्यान दीजिए,
एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अगर वेक्टर फॉर्म दी गई तो r डॉट n1 इक्वल टू k1, r डॉट n2 इक्वल टू k2, ये n1 और ये n2 ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज का ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालिए और नीचे उनका यूनिट वेक्टर निकालिए। इतना डन। अब यही अगर दो लाइंस हमें वेक्टर फॉर्म की जगह पे किसमें दी होती, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस कैसे होनी थी, इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखी जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1। इसको कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2। अब निकालना तो cos थीटा ही है। जब हम cos थीटा निकाल रहे हैं तो n1 और n2 का क्या करना है हमें, डॉट। तो मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय n1 n2 का मैग्नीट्यूड, यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या आएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कहीं पे, इस तरह की फॉर्म आपने एंगल बिटवीन लाइंस में करी थी, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस में। अब हम क्या बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो ये हमारे पास हो गया a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इतनी चीज डन। तो कार्टेशियन फॉर्म दी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वेक्टर फॉर्म दी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, नहीं तो वेक्टर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर में तो बदलना आप लोगों को आता ही है, कर सकते हो ना चेंज, जो सा मर्जी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक। अच्छा, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन, ये दो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, जीरो। इट मींस अगर दो प्लेन आपके परपेंडिकुलर हैं तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो, ये सारा का सारा किसके इक्वल आएगा, जीरो। अब परपेंडिकुलर बोला तो थीटा की जगह पे 90 भर लो, cos 90 क्या होता है, जीरो। डिवाइड वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जीरो मल्टीप्लाई दिस, खत्म। सिर्फ यही बचा हमारे पास, ये किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। फॉर्मूला समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखिए सिर्फ, हाँ जी क्वेश्चन देखिए, वेक्टर आर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू 5, वेक्टर आर डॉट 2i माइनस j माइनस 3k इक्वल टू 6, और हमें बोला गया फाइंड करें, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स, फाइंड एंगल, एंगल पता करना है किसके बीच में, बिटवीन प्लेन्स। इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, जब कंपेयर करोगे तो n1 पता लग गया कितना, नॉर्मल 1, दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k, नॉर्मल 2 कितना, 2i माइनस j माइनस 3k, इतना डन। नॉर्मल 1 मिल गया, नॉर्मल 2 मिल गया, क्या करोगे दोनों का डॉट, तो n1 डॉट n2 कर लो। जब डॉट किया तो 2 1 का 2, 2 को माइनस 1 से किया तो -2, 3 को -3 से किया तो -9, दिस एंड दैट कैंसिल, कितना बचा, -9। उसके बाद क्या निकालना है आपको साथ में, मैग्नीट्यूड, n1 का मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा, 149, तो कितना हो गया ये, √14। n2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा, 419, तो अगेन √14। कर लोगे आगे, सब कुछ तो निकल गया, फॉर्मूले में भरना ही है, बस भर के आंसर आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म थी, ऐसे कौन सी दी जा सकती, कार्टेशियन दी जा सकती है, फिर कार्टेशियन के फॉर्मूले में वैल्यू भर देना। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, ठीक, नोट करिए फिर आगे चलते हैं ध्यान से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये नाम सुना सुना लग रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में निकाला गया था, लाइंस के बीच में। जब लाइन करवाई थी तो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला गया था। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लीजिए या अकेला डिस्टेंस बोल लीजिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन, ये तो मैंने अभी करवाया था पीछे आपको,
जब पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकाल रहे थे, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस, ये देखिए ये आपका प्लेन, ये सपोज हमारा प्लेन है, ये है हमारा प्लेन, ध्यान देना बोर्ड पे जरा, और ये एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस। अब ये तो हमारे पास नॉर्मली हो जाएगा ना सारा का सारा, ठीक। तो पॉइंट हमें दे दिया x1, y1, z1, और प्लेन की इक्वेशन हमें दे दी ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है, और ये हमें क्या दे दिया, पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, पर उसमें एक वर्ड था, क्या था, ओरिजिन। वो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस पता कर रहे थे हम, मैंने उस वक्त भी बोला था ध्यान रहे ओरिजिन था। अब यहाँ पर ओरिजिन से नहीं निकल रहा, कहाँ से निकल रहा है, पॉइंट। यानी ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर चाहे ये पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हो, यहां से निकाल रहे हो, यहां से निकाल रहे हो, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके पास। जब पॉइंट की बात करेगी तो पॉइंट टू प्लेन के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, और अगर मैं पॉइंट की जगह पर वर्ड यूज कर देता ओरिजिन, तो फिर ओरिजिन टू प्लेन का डिस्टेंस होगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या बोलना चाहता हूं मैं? ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस हम निकाल चुके। ओरिजिन भी एक पॉइंट ही होता था, पर वो ओरिजिन था, 0 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकल रहा है, ठीक। अब देखिए क्या फॉर्मूला क्या है इसका, ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है। जब हमें पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको इस एक्स वाई जेड की जगह पर ये पॉइंट रिप्लेस कर देने हैं, ये डी का डी डिस्टेंस, फॉर्मूला बना ए एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, ए एक्स वन, प्लस वाई की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, बी वाई वन, जेड की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, प्लस सी जेड वन, ठीक। अच्छा, जब आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है ना, अब जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में दी गई होगी आपको, तो आपने सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है, राइट हैंड साइड पे जीरो रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे रखने का मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इधर क्या हो गया, माइनस डी इक्वल टू जीरो। अगर इधर माइनस डी है तो यहां पर माइनस डी लगा दो, अगर इधर प्लस डी है तो इधर प्लस डी लगा दो। समझे बात क्या कहना चाहते हैं? अभी फिलहाल मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, ये इक्वेशन है, तो अगर यहां पर प्लस डी है तो यहां पर आएगा प्लस डी, इस सारे का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है सारे, तो डायरेक्शन रेशियोज है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन बोला जाए। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड यूज हो रहा है पॉइंट से प्लेन का, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। डन। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। और जो पॉइंट हमें दे दिया, पॉइंट हमें दे दिया 1 2 3, 1 2 माइनस 3, और प्लेन की इक्वेशन हमें दे दी 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन दे दी, और हमें बोला जा रहा है फाइंड करें, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस हमें पता करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, d इज इक्वल टू ए एक्स वन, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है, और abc कौन सा, ये आपका a है, ये b है, और ये c है, ठीक है। भरिए 2 एज इट इज, x की जगह पे कौन आ गया 1, फिर 3 एज इट इज, y की जगह पे कौन आ गया 2, फिर माइनस 4, z की जगह पे कौन सा पॉइंट लाई कर गया -3। अब यहां पर क्या है देखिए +2, अगर +2 है तो +2 लिख दो, अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते। सारे का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए बी सी, 2 2 का 4, 3 3 का 9, 4 4 का 16। तो ये बन गया d इज इक्वल टू 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, पॉजिटिव 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 16 4 20 9 29,
डी इक्वल टू प्लस करिए 12 6 18 19 20 21 22, ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय रूट 29। डन। तो इतना डिस्टेंस होगा यूनिट्स, इतना डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस प्लेन का। डन। ये कौन सी फॉर्म थी हमारे पास दी हुई? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस निकाल लिया, इसकी जगह पे वेक्टर फॉर्म भी तो हो सकती है। अगर वेक्टर हुई तो क्या करोगे? वेक्टर को किस में बदल लोगे? कार्टेशियन में बदल लोगे। ठीक है, यहीं पे देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस 2x प्लस 3y माइनस 4z की जगह पे वेक्टर r डॉट 2y प्लस 3j माइनस 4k और प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया होता, ये देखिए ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। इसको किस में बदल लोगे? अगर वेक्टर दी तो कार्टेशियन में तो बदल ही लोगे। जब कार्टेशियन में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? कार्टेशियन में बदलोगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बस फिर क्वेश्चन आगे किया हुआ सारा का सारा देखिए, वेक्टर हो तो कार्टेशियन में बदल लो, कार्टेशियन में बदलकर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक, नोट करिए आज का लास्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू intersection. Find equation of plane through intersection of two planes. ठीक है जी, टू प्लेन्स या टू गिवन प्लेन्स। आपको इंटरसेक्शन वर्ड मिल गया ना जहां पर, वहां पर ये टाइप लगेगी। देखो हर एक क्वेश्चन में एक वर्ड सिखा रहा हूं आपको। नॉर्मल था तो नॉर्मल देखा, इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट देख रहे हैं, डिस्टेंस ओरिजिन टू प्लेन या डिस्टेंस पॉइंट टू प्लेन, दोनों अलग अलग टाइप्स हैं। अब किसकी बात हो रही है? इंटरसेक्शन की। दो प्लेन दिए जाएंगे आपको और उन दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन कैसे निकालनी है, दोनों फॉर्मूले देखिए। वेक्टर फॉर्म की बात करें चाहे कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, वेक्टर फॉर्म में प्लेन कैसा होगा? r डॉट n1 इज इक्वल टू k1, r डॉट n2 इक्वल टू k2। जब आपको दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन निकालनी है, अभी मैं वर्ड समझाता हूं, दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन कैसे होगी, कहां पे होगी, पहले ये सिर्फ फॉर्मूले समझ लो। ठीक है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन। दूसरा प्लेन क्या है हमारे पास? r डॉट n2। अब पहले प्लेन में प्लस करना है हमने लैम्डा टाइम्स करके दूसरे प्लेन को, तो इधर वाला तो कर लिया, उधर भी तो है, यानी K1 में प्लस करना है हमने क्या? लैम्डा टाइम्स K2। ये आपका वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। इतना ही है बस। ठीक, अगर वेक्टर की जगह पे कार्टेशियन फॉर्म दी होती तो फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2। तो जो आपने वेक्टर में किया वही कार्टेशियन में करिए। फर्स्ट प्लेन एज इट इज, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z एज इट इज, इसमें प्लस करिए। क्या प्लस करना है? लैम्डा टाइम्स, किसका लैम्डा टाइम्स? सेकंड प्लेन का। सेकंड प्लेन क्या है हमारे पास? a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू पहले प्लेन k1 प्लस लैम्डा टाइम्स k2। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये आपका फॉर्मूला हुआ कार्टेशियन फॉर्म का। अब आप लोगों की मर्जी है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म दी जाती है तो वेक्टर फॉर्म में कर लो, कार्टेशियन दी जाती है तो कार्टेशियन में कर लो, और अगर आपको कार्टेशियन पसंद है और वेक्टर दी जाती है तो वेक्टर को पहले किस में बदल लो? कार्टेशियन में, फिर यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक, अब समझिए कि है क्या ये, दो प्लेन्स की जहां पे इंटरसेक्शन होगी वहां पर एक तीसरा प्लेन बनेगा, उस तीसरे प्लेन की इक्वेशन हमें पता करनी है। मान लीजिए ये मेरा पहला प्लेन और ये मेरा दूसरा प्लेन, पहला प्लेन दूसरा प्लेन, जहां पे दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिख रहा है? इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे एक तीसरा प्लेन बनेगा। इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन मुझे पता करनी है। अब ये डायग्राम बोर्ड के ऊपर बना दी, आधी समझ में आई आधी नहीं समझ में आई। अब ये मानिए कि
जब ये मैंने ये दो प्लेन बनाए थे ना, तो ये दो प्लेन आपकी इस नोटबुक की तरह थे। ये पहला प्लेन और ये क्या दिख रहा है, पहला दूसरा। और ये दोनों प्लेन किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर एक तीसरा प्लेन बनेगा। अब वो तीसरा प्लेन देखिए, अभी लाते हैं हम तीसरा प्लेन। ये देखिए, ये हमारा तीसरा प्लेन है, दिख गया। पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन और ये तीसरा प्लेन। यानी हमें जो इक्वेशन पता करनी है वो किसकी पता करनी है, इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन में पता करनी है। अब समझ में आ गई डायग्राम? वो 3D डायग्राम थी, बोर्ड पे बननी नहीं थी, इसलिए यहां से समझाइए आपको। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला इरेज कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया। पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड। क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र और बनाए रखिए, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास खत्म है। ठीक, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हमें दे दी गई हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दी बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दे दी गई हैं। हमें क्या पता करना है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पता करनी है। ठीक, तो जहां पर ये दो प्लेन इंटरसेक्ट होंगे, जहां पर ये दो प्लेन इंटरसेक्ट होंगे, वहां से जो एक तीसरा प्लेन बनेगा, तीसरा प्लेन, उस पर एक पॉइंट भी दिया होना चाहिए। वन पॉइंट फॉर्म याद है, जब आप वन पॉइंट फॉर्म की बात करते थे एक पॉइंट दिया होता था। ठीक, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दे दी एंड एक पॉइंट ऑन प्लेन दे दिया। जिस प्लेन की इक्वेशन हमने पता करनी है उस प्लेन का पॉइंट दे दिया बच्चों, सपोज 1 2 1 माइनस 2 3। हमें पता करनी है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू अबव प्लेन्स। ये दो ऊपर जो प्लेन दिए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू अबव प्लेन्स एंड पॉइंट ये जो दिया आपको 1 माइनस 2 और 3। इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट प्लेन क्या आपका 2x प्लस 3y माइनस z, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम, किसका लैम्डा टाइम? सेकंड प्लेन का। सेकंड प्लेन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू फर्स्ट प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम 2। तो ये हमने लैम्डा टाइम 2 करना है तो 2 इंटू लिख लिया, इतना डन। अब ये जो इक्वेशन है, जो हम इस प्लेन की इक्वेशन बना रहे हैं, ये पहला प्लेन था, ये दूसरा प्लेन था, और इन दोनों से ये जो हमारा प्लेन बना, ये जो इक्वेशन है, ये किस प्लेन की इक्वेशन है, जो नया प्लेन हम पता कर रहे हैं। और इस नए प्लेन पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ, 1 माइनस 2 3। इस प्लेन पे पॉइंट है 1 माइनस 2 और 3, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को पास करवाओ, इसमें से पॉइंट हमें क्या दिया, पॉइंट दिया 1 माइनस 2 3। इसमें से पॉइंट को पास करवाते हैं, x की जगह पे भरिए 1, y की जगह पे भरिए -2, z की जगह पे भरिए 3। लैम्डा की वैल्यू निकालिए, x की जगह पे 1 भरा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस क्या यहाँ पर माइनस z, तो माइनस एज इट इज z की जगह पे क्या आ गया 3, ये पहला बन गया, प्लस लैम्डा इंटू x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3। ठीक है जी, -2 कर देते हैं, लो यहाँ पे प्लस कर दें, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा, इतना डन। 2 1 का 2, 3 2 का 6 और ये -3,
प्लस लेमडा कितना 3 3 का 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, यानी कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया 14 लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लेमडा। 14 लेमडा एज इट इज प्लस 2 लेमडा इधर ले आओ, क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 1। इधर ध्यान दे, 6 और 3 9, -9, -9 में से 2 निकाल दिया तो -7, राइट हैंड साइड पे ले गए तो +7, 14 में से 2 बाहर निकालो, 12 लेमडा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, लेमडा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12, 4 2 का 8, 4 3 का 12, लेमडा इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन पता करनी थी हमने, पुट इन 1 1 में भर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी। किस फॉर्म में आएगी, कार्टेशियन फॉर्म में, उसी को वेक्टर में बदला जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर आंसर निकाल देते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास हुआ 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस की जगह पे क्या आ गया, प्लस 2/3 x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा की जगह पे कितना आ गया 2/3, साथ में मल्टीप्लाई 2, कितना डन। लो भी एलसीएम, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 3 2 का 6, 3 3 का 9 माइनस 3z, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना 2x माइनस 4y और 2 3 का 6z इज इक्वल टू, इस सारे के नीचे कौन आ गया, सारे के नीचे 3, हाँ जी 3 1 का 3, 3 प्लस 4 7, तो ये हो गया 7/3, 3 से 3 कैंसल, इक्वेशन क्या बनी प्रॉपर वो देखिए, 6 प्लस 2 8x, 9y में से 4y निकालिए तो प्लस 5y, 3z में से 6z तो प्लस 3z इक्वल टू 7, प्लस 7 इधर क्या हो गया इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुकी है कार्टेशियन फॉर्म में। इसी को वेक्टर में बदलते दो, अगर वेक्टर में बदलते तो r डॉट क्या आ गया 8i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7, इसी को वेक्टर में बदलते तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती। ठीक, यहां तक नोट करिए पहले, फिर चलते हैं आगे।